ऑलराइट। हाय गाइस। सो इस वीडियो में हमें समझना है स्टॉपेल के बारे में। स्टॉपेल है 121 से लेके 123 ऑफ बीएसए और 115 से लेके 117 एविडेंस एक्ट तक। बहुत सिंपल एग्जांपल से समझेंगे, सब समझ में आ जाएगा। देखो, ये एक जमीन है। इस जमीन पे मैं रहता हूँ, सबको लगता है कि मेरी जमीन है। एक बंदा मेरे पास आया, उसने बोला यूसुफ अपनी जमीन बेचोगे? मैंने कहा ठीक है, मैं बेचूंगा। अब ये 50 लाख रुपए की जमीन है। मैंने उससे बोला कि मैं 5 लाख में बेचने को तैयार हूँ। तुम भी सोचोगे यार 5 लाख का ये बंदा क्यों बेच रहा है, क्योंकि एक्चुअली ये मेरी जमीन है ही नहीं। ये मेरे दूर के रिश्तेदार एक चाचा की जमीन है जो कहीं बाहर रहते हैं। मैं वहां पे रहता हूँ, लोगों को लगता है मेरी जमीन है। तो अब एक्स आया जो बोला कि अरे भाई 5 लाख रुपए मैं खरीदने को तैयार हूँ। अब ये बेचारा गरीब बंदा था, मैंने कहा ठीक है, मैं तुमको बेचने को तैयार हूँ। अब ये गरीब बंदा था, ये गया अपना घर बार जो भी इसके पास था सब कुछ बेच के किसी तरीके से 5 लाख रुपए अरेंज करके ले आया। अब ये जमीन मेरी नहीं थी। तो अब तो मेरा 5 लाख का फायदा होने वाला है, क्योंकि मेरी जमीन भी नहीं है। 5 लाख रुपए ये मुझे देगा और ये बेवकूफ बन जाएगा। लेकिन कहानी में थोड़ा सा ट्विस्ट आ गया। जो चाचा थे, उनकी डेथ हो गई और किसी तरीके से सक्सेशन के रूल्स वूल्स लग के वो जमीन अल्टीमेटली, उनके घर में कोई था नहीं, चाचा का कोई बीवी बच्चे थे नहीं, तो वो जमीन मेरे पास आ गई। अब मैं जमीन का ओनर हो गया हूं। तो अब तो मैं फंस गया, क्योंकि एक्चुअली जमीन 50 लाख रुपए की है और एक्स 5 लाख रुपए लेके खड़ा है, बोल रहा है मैं पैसे ले आया हूं, मुझे जमीन दो। अब मैं कोर्ट के सामने रोने लगूंगा कि जज साहब देखिए, उस टाइम मैं झूठ बोल रहा था, ये जमीन मेरी नहीं थी। तो अब जज साहब मेरी बात नहीं सुनेंगे। अगर मैंने बोला था कि मैं 5 लाख रुपए में ये जमीन दूंगा और बाद में किसी वजह से वो जमीन मेरे नाम पे हो गई एक्चुअली, तो अब मुझे वो जमीन ट्रांसफर करनी ही पड़ेगी। दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ स्टॉपेल। कि अगर मैंने कोई बात बोली, अगर मैंने कोई बात का यकीन आपको दिलाया, मैंने बोला 50 लाख की जमीन है, 5 लाख की आपको बेच रहा हूं, मेरी जमीन है। आपने उस बात का यकीन कर लिया और यकीन करने के बाद अपनी पोजीशन चेंज कर ली, मतलब किसी तरीके से आप 5 लाख रुपए अरेंज करके ले आए, अपना घर बेच दिया, गाड़ी बेच दी, 5 लाख रुपए आप अरेंज करके ले आए। तो अब मैं अपनी बात से पीछे नहीं हट सकता। अब मैं ये नहीं कह सकता कि नहीं भैया देखो, मैं ऑनर नहीं हूं, मैं झूठ बोल रहा था। अब मुझे अपना प्रॉमिस निभाना पड़ेगा। दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ स्टॉपेल। देखो 121 में इसी लैंग्वेज में लिखा हुआ है कि किसी भी तरीके से मैं आपको डिक्लेयर कर दूं, या कोई एक्ट करके या कोई ओमिशन करके, यानी किसी भी तरीके से मैं आपको यकीन दिलाऊं कोई झूठी बात का। ठीक है, सो आई मेड यू बिलीव समथिंग कि हाँ भाई ये जमीन मेरी है। तुमने विश्वास भी कर लिया, ही बिलीव्ड। उस बंदे ने विश्वास कर लिया कि जमीन मेरी है। ही एक्टेड अपॉन द बिलीफ। उसने ये विश्वास करते हुए कि मेरी जमीन है, वो गया सब कुछ अपना बेच आया और 5 लाख रुपए अरेंज किए उसने। तो अब मैं उस बात से पीछे नहीं हट सकता। नाउ आई कैन नॉट डिनाई इट। अब मैं पीछे नहीं हट सकता। अब मैं ये नहीं बोल सकता कि अरे उस टाइम मैं झूठ बोल रहा था। अब मुझे वो जमीन 5 लाख रुपए में उसको ट्रांसफर करनी पड़ेगी, अगर बाद में वो किसी भी वजह से मेरे पास आ गई तो। दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ स्टॉपेल। अब देखो, जो है स्टॉपेल हम समझ गए कि हमने कोई बात बोली, सामने वाले ने उसका यकीन किया और अपनी पोजीशन चेंज कर दी। उसने कोई ऐसी चीज कर दी, गया घर बेच आया, 5 लाख रुपए अरेंज कर लिया, तो मैं अपनी बात से पीछे नहीं हट सकता, मुझे अपना प्रॉमिस निभाना पड़ेगा। दिस इज 121। नेक्स्ट इज 122 बीएसए या 116 एविडेंस एक्ट। इसमें दो चीजों की बात कर रहे हैं, देखो समझते हैं। मान लो मैं किसी जमीन का ओनर नहीं हूं और मुझे वो जमीन यूज करनी है, तो मैं दो तरीके से कर सकता हूँ। या तो मैं उस जमीन को जो है टेनेंट, उस जमीन पर टेनेंट बन जाऊंगा, मैं उसको किराए पे ले लूंगा उस जमीन को। या मैं उसको यूज करने की परमिशन ले लूंगा, परमिशन को बोलेंगे लाइसेंस। या मैं उस जमीन को यूज करने का लाइसेंस ले लूंगा। तो या तो मैं किराएदार बन गया उस जमीन पे, तो ओनर ना होते हुए भी मैं उस जमीन को यूज कर सकता हूँ। या तो मैंने परमिशन ले ली ओनर से यूज करने की उस जमीन को। अब इन दोनों केसेस में एक बड़ा अच्छा एग्जाम्पल देता हूँ, तुम्हें समझ में आ जाएगा। मान लो मैं गया किसी बंदे के पास, मैंने बोला भैया मुझे दिल्ली में रहने के लिए जगह चाहिए, एक फ्लैट चाहिए। उसने बोला ठीक है, 10,000 रुपए का मैं तुमको फ्लैट किराए पे देने को तैयार हूँ। मैं गया, मैं कहा ठीक है, 10,000 रुपये महीने महीने दे दी, मैं महीने महीने दे रहा हूँ उसको। अब 2-3 महीने बाद मेरा ओनर से डिस्प्यूट हो गया। अब डिस्प्यूट होने के बाद मैं बोल रहा हूँ सुनो भाई, ये इलीगल जमीन पे तुमने बनाया है, तुम इसके ओनर वोनर नहीं हो। मैं उसकी टेनेंसी को ही डिस्प्यूट में ला दूं, जो लैंडलॉर्ड है मैं उसकी अथॉरिटी को ही चैलेंज कर दूं। तो अब मैं ये नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि जब मैं उसके पास गया था टेनेंट बनने के लिए, तब तो मैंने उसकी अथॉरिटी स्वीकार कर ली।
तब तो मैंने बोला कि हाँ हाँ भैया, आप लैंडलॉर्ड हो, आप ओनर हो, और मैं आपका वो जो है टेनेंट बनने को तैयार हूँ। और जैसे ही मेरा डिस्प्यूट हुआ, मैं बोलूँ नहीं तुम लैंडलॉर्ड नहीं हो, तुम्हारी जमीन इलीगल है, मैं उसके ऊपर सवाल खड़ा करने लगूँ, तो दोनों बातों, दोनों तरफ जो है मैं एडवांटेज नहीं ले सकता। इसीलिए अगर मैंने किसी की टेनेंसी स्वीकार कर ली, अगर मैंने बोला कि मैं टेनेंट बनने के लिए तुम्हारे पास तैयार हूँ, या मैंने किसी से उसकी जमीन का लाइसेंस ले लिया, लाइसेंस लेने का मतलब है कि मैंने उससे परमिशन ले ली कि मैं तुम्हारी जमीन यूज करना चाहता हूँ, तो जब मैं परमिशन ले रहा हूँ कि मैं तुम्हारी जमीन यूज कर रहा हूँ, और 2 महीने डिस्प्यूट होने के बाद बोलूँ नहीं नहीं तुम्हारी नहीं है, ये तो मेरी है या फिर किसी और की है, तो दोनों बात का एडवांटेज मुझे लेने नहीं दिया जाएगा। इसलिए टेनेंट को या फिर लाइसेंसी को उसकी अथॉरिटी, जो लैंडलॉर्ड है, जो ओनर है, उसकी अथॉरिटी को मैं डिस्प्यूट में नहीं ला सकता। अब थोड़ा सा चेंज हुआ है। पहले एविडेंस एक्ट में मान लो मैं किसी के यहाँ 6 महीने तक टेनेंट था, 6 मंथ्स तक, 6 मतलब 6 मंथ्स, ठीक है। अगर 6 महीने तक टेनेंट था, तो इन 6 महीने के दौरान मैं उसकी अथॉरिटी को चैलेंज नहीं कर सकता हूं। लेकिन जैसे ही टेनेंसी खत्म होती थी, उसके बाद मैं उसकी अथॉरिटी को चैलेंज कर सकता था। लेकिन आज की डेट में अब बीएसए में लॉ बदल गया है। बीएसए में इन्होंने लिखा है कि एक बार आप टेनेंट बन गए, तो जिंदगी भर कभी भी, चाहे टेनेंसी खत्म हो जाए चाहे जो हो जाए, आप कभी भी उसकी अथॉरिटी को चैलेंज नहीं कर सकते। तो दिस इज द चेंज इन बीएसए। उसके बाद हम लोग आते हैं 123 बीएसए में, या फिर 117 एविडेंस एक्ट। ये भी कुछ सिमिलर मामला ही है। देखो, सबसे पहले 3 चीजों की बात करता है ये, बिल ऑफ एक्सचेंज की, बेली की और लाइसेंसी की। व्हाट इज अ बिल ऑफ एक्सचेंज? देखो, बिल ऑफ एक्सचेंज समझने के लिए नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में जाना पड़ेगा। बिल ऑफ एक्सचेंज को सबसे आसान एग्जाम्पल समझना है चेक से, क्योंकि चेक भी एक तरीके का बिल ऑफ एक्सचेंज होता है। अब मान लो, जैसे अगर मैं केबीसी में गया था, ठीक है, केबीसी में मैं 10 लाख रुपए जीता। अमिताभ बच्चन ने बोला कि लो यूसुफ, 10 लाख रुपए क्या करेंगे आप इतनी सारी धनराशि का। मैं वो चेक लूंगा, उसको बैंक में लेके जाऊंगा, और बैंक उसके बदले मुझे 10 लाख रुपए दे देगा। यही सिंपल होता है चेक में, कि मैं चेक चेक जो है बैंक के पास ले जाता हूँ, और बैंक मुझे पैसे देता है उसके बदले। अब होता क्या है कि मैं बैंक के पास ले गया चेक को 10 लाख रुपए के, उसने बोला ठीक है यूसुफ, हम आपको पैसे देने को तैयार है, आप शाम को आना, 10 लाख रुपए कलेक्ट कर लेना। जब मैं कलेक्ट करने गया, तो उसने बोल रहा है कि सुनो, अमिताभ बच्चन की तो अथॉरिटी ही नहीं थी साइन करने की। भाई, अगर अथॉरिटी नहीं थी तो तुमको एक्सेप्ट ही नहीं करना चाहिए था। तुम दिन में एक्सेप्ट करके बोल रहे हो कि हाँ हाँ आइए, मैं पैसे अरेंज करके देता हूँ आपको, और जब पैसे एक्चुअली देने की बारी आई, तुम बोल रहे हो अथॉरिटी नहीं है अमिताभ बच्चन की। तो तुम दोनों चीजें एक साथ नहीं कर सकते। अगर तुमने एक्सेप्ट किया है, अगर तुमने एक्सेप्ट किया है उस चेक को, तो फिर तुमको पैसे देने पड़ेंगे। तुम ये अथॉरिटी डिनाई नहीं कर सकते कि अमिताभ बच्चन की अथॉरिटी ही नहीं थी साइन करने की। हाँ, तुम ये जरूर कह सकते हो, मान लो मैं चेक लेके गया, तुम ये कह सकते हो कि ये तो अमिताभ बच्चन ने साइन ही नहीं किया है, ये तो झूठा सिग्नेचर है, ये तो फोर्स सिग्नेचर है, ये कह सकते हो। लेकिन ये नहीं कह सकते कि अमिताभ बच्चन की अथॉरिटी नहीं थी। एक बार तुमने उस चेक को एक्सेप्ट कर लिया तो। एक्सप्लेनेशन वन इसी चीज की बात करता है। एक्सप्लेनेशन वन, कि आप ये चीज को क्वेश्चन कर सकते हो, कि जेन्युइननेस पे सवाल उठा सकते हो कि अमिताभ बच्चन ने साइन किया है कि नहीं, इस चीज पे सवाल खड़ा कर सकते हो। लेकिन एक बार तुमने चेक को एक्सेप्ट कर लिया, कि तुमने बोला कि हाँ हाँ लाइबिलिटी है हमारी, आप शाम को आना, 10 लाख रुपए ले जाना, और जब शाम को पहुंच रहा हो तो तुम बोल रहे हो कि नहीं अमिताभ बच्चन की कोई अथॉरिटी नहीं थी, ये कॉन्फ्लिक्टिंग बात है, आप ये नहीं कर सकते। तो बिल ऑफ एक्सचेंज इस तरीके से काम करता है। दूसरा, बेली। बेली किस तरीके से काम करता है? फॉर एग्जाम्पल, देखो बेलमेंट में होता क्या है, मेरे पास एक बाइक है, मेरा दोस्त आया, उसने बोला यूसुफ आज न्यू ईयर का दिन है यार, घूमने जाना है, थोड़ी सी अपनी बाइक दे दो। तो मैं कहूंगा ठीक है यार, ले जाओ, शाम को वापस कर देना। यहाँ पे मैं अपनी बाइक को बेल कर रहा हूँ। जो बेल कर रहा होता है वो बेलर होता है, जो बाइक लेके जा रहा है वो बेली है, ठीक है। अब वो बाइक लेके चला गया, और शाम को मुझे वापस नहीं कर रहा है, बोल रहा है कि तुम्हारी बाइक नहीं है, ये तो मेरे भाई की बाइक है, हम तुमको बाइक वापस नहीं करेंगे। तो भाई ऐसा नहीं कर सकते तुम। अगर तुम ले गए हो, तो मेरे पास से ले गए, सुबह जब मांगने आया तो तुमने बोला कि यार यूसुफ तुम्हारी बाइक ले जानी है, मैंने तुमको दे दिया गुड फेथ में, और तुम शाम को कह रहे हो तुम्हारी बाइक ही नहीं है। यानी दोनों चीजें तुम कहना चाह रहे हो, सुबह में तुम मेरी अथॉरिटी को मान रहे हो कि यार अपनी बाइक दे दो, और शाम को बोल रहे हो कि तुम्हारी बाइक नहीं है किसी और की बाइक है, ये नहीं करने देंगे। तो ये चीज है बेली का। और लाइसेंसी का तो वही पुराना वाला, पिछला वाला एग्जाम्पल हम लोगों ने सीखा था ना लाइसेंसी में, कि लाइसेंस मतलब परमिशन ली तुमने किसी चीज को यूज करने की, और उसके बाद तुम उसी को डिनाई कर रहे हो कि नहीं नहीं तुम्हारी तो तुम्हारी है ही नहीं, तुम कैसे दे सकते हो परमिशन। तो हम ही से आके परमिशन ले रहे हो, और फिर शाम को हम ही पे सवाल उठा रहे हो कि तुम्हारी, तुम कैसे दे सकते हो परमिशन। तो दोनों बात तुम नहीं कर सकते हो, सिंपल।
अच्छा, एक्सप्लेनेशन 2 इसी में आता है, एक्सप्लेनेशन 2 ऑफ 123, ये रिलेट करता है बेली से। अब नॉर्मल रूल तो ये है कि जब तुम मेरी बाइक ले गए तो मुझे वापस करोगे मेरी बाइक, क्योंकि सुबह में तुमने बोला कि यार यूसुफ अपनी बाइक दे दो घूमने के लिए, और शाम को बोल रहे हो कि नहीं नहीं तुम्हारी कैसी बाइक, ये तुम्हारी बाइक है ही नहीं। तो तुम दोनों बातें नहीं कह सकते, दोनों कॉन्फ्लिक्टिंग बातें तुम नहीं कह सकते। हाँ, लेकिन कभी कभी कुछ केसेस में जेन्युइनली हो सकता है कि वो मेरी बाइक ना हो। तो अब देखो एग्जाम्पल समझना, वो मेरी बाइक ले गया कि यार यूसुफ घूम के आता हूँ, अपने घर पे खड़ा किया हुआ है। अब घर पे उसके छोटे भाई ने देखा कि अरे ये तो मेरी बाइक है, ये तो अभी 1 महीने पहले गायब हुई थी। और नंबर वंबर सब लोग मिलाते हैं तो वो एक्चुअली उसी की बाइक होती है, मेरी बाइक नहीं होती है। तो वो जो बंदा ले गया था बाइक मुझसे, वो अपने छोटे भाई को दे देगा, यार ये तुम्हारी बाइक है। तो जब वो देगा तो वो दे सकता है, लेकिन उस केस में उसको प्रूव करना पड़ेगा कि उसके छोटे भाई की बाइक है। समझ पा रहे हो? नॉर्मल रूल तो ये है कि अगर वो मुझसे ले गया तो मुझी को लौटाएगा, मेरी अथॉरिटी को चैलेंज नहीं कर सकता। लेकिन अगर एक्चुअली कोई एविडेंस है तो उसको प्रूव करना पड़ेगा कि क्यों उसने मुझे न लौटा के, क्यों उसने बेलर को न लौटा के किसी तीसरे बंदे को लौटाया है। सिंपल, उस केस में उसको प्रूव करना पड़ेगा, अदरवाइज उसको कॉम्पनसेशन पे करना पड़ेगा। दैट वॉज द एक्सप्लेनेशन। उसके अलावा जो अभी मैंने आपको समझाया, दिस वॉज जस्ट द टीजर। इसके अलावा हमारे पास बहुत अच्छे अच्छे लॉ कोर्सेज हैं, अलग अलग जुडिशरी के, अलग अलग स्टेट जुडिशरीज के, और बहुत सारे लीगल एग्जाम्स के। तो आप अगर तैयारी करना चाहते हैं ऑर्गेनाइज मैनर में, तो प्लीज डू जॉइन अस एंड डू चेक आउट आवर वेबसाइट विच इज अटैच्ड इन द लिंक। थैंक यू सो मच।